Okay, today I'm going to make a video regarding veterinary immunopathology, and this is a subject that is in PhD, and this book is written by Dr. R.S. Chauhan sir. So, my first topic is the basic concept in the immunity. I will cover what is the natural and paraspecific immunity, then what is the acquired or specific immunity. In acquired immunity, there is humoral immunity, cell-mediated immunity, and immune response. Then what type of the cells are there in the immune response, then what is the cytokines. Okay, so I am not going to the historical milestone and all of that things. Now basic concepts of the immunity, that immunity is basically the resistance of the body against extraneous etiological factor of disease, which is afforded by the interaction of chemical, humoral and cellular reaction in the body. तो इसमें दो टाइप की इम्यूनिटी होती हैं. पहली होती है नेचुरल एंड पैरास्पेसिफिक. ये पहला है, इसको हम नेचुरल या फिर पैरास्पेसिफिक कहते हैं. ये बेसिकली इनबोर्न होती है. जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे हॉर्स, पिग, कैट, ये बेसिकली रेजिस्टेंट होती है कैनाइन डिस्टेंपर से, और डॉग रेजिस्टेंट होता है फेलाइन पेल्यूकोपेनिया वायरस से, और चिकन्स जो है वो रेजिस्टेंट होता है एंथ्रेक्स से. ठीक है, ये भी देखा गया है कि जो इंडियन, मतलब एक ही स्पीशीज़ में बात करें हम, तो इंडियन देसी जेबू कैटल जो है वो तो पायरोप्लाज्मोसिस से रेजिस्टेंट है, लेकिन जो बॉस टॉरस है, यानी कि इसी स्पीशीज़ में आ गई, वो बॉस टॉरस जो होती है, बॉस इंडिकस तो रेजिस्टेंट है लेकिन बॉस टॉरस ससेप्टिबल है. अब ये नेचुरल रेजिस्टेंसी आई कहाँ से? ये नेचुरल रेजिस्टेंसी आती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से. ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाती है. फिर म्यूकस से ये जो है इन्फेक्शन को ट्रैप करने का काम करती है. सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया किल करते हैं. टीयर्स, नेजल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, इसमें कुछ लाइसोजाइम रिलीज होते हैं जो बैक्टीरियासिडल होते हैं. फिर इसके बाद फेगोसिटिक सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, ये बैक्टीरिया की किलिंग का काम करती है. नेचुरल एंटीबॉडीज़ नॉर्मली बॉडी में होती है जो कि ऑप्सनाइजेशन का काम करती है. हो गए, ऑप्सनाइजेशन से फेगोसाइटोसिस होता है. देन कुछ इंटरफेरॉन्स नॉर्मली बॉडी में होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं और वायरल रिप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं कि वायरल रिप्लिकेशन को रोक सकते हैं, ये अरेस्ट कर देते हैं ये इंटरफेरॉन्स. इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ये भी इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, इसके बाद आते हैं हम नेचुरल किलर सेल्स पे. नेचुरल किलर सेल्स जो है प्राइमरी सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये जो है इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है. अब ये नेचुरल किलर सेल स्पेशली उसी पर अटैक करती है जो कि IgG से कोड होता है. IgG से कोडिंग की इसको ज़रूरत होती है, बस ये याद रखना है ना. ये अच्छी OT भी बन सकती है. इसके बाद आते हैं एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है प्रायर स्टिमुलेशन, दूसरा स्पेसिफिसिटी, और तीसरी मेमोरी. प्रायर स्टिमुलेशन, स्पेसिफिसिटी और मेमोरी, तो ये याद रखना है. ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ही नहीं है. प्रायर स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि पहले से बॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीजन से पहले से स्टिमुलेटेड होना चाहिए, तभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी. दूसरा स्पेसिफिसिटी, इसकी जो है कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, ये टारगेट किलिंग करती हैं, तो ये सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बाकी अदर सेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं. तीसरा है मेमोरी. मेमोरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है मेमोरी बनाती हैं साथ में, है ना. ये प्रॉपर्टी नेचुरल इम्यूनिटी में नहीं मिलती, मेमोरी नेचुरल इम्यूनिटी में नहीं बनती है. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. दो टाइप की होती है. पहला होता है हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में कुछ टर्म्स आते हैं. ह्यूमरल इम्यूनिटी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल, और बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है. प्लाज्मा सेल सिक्रेट करती है एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. ओके, तो अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो ये ह्यूमरल पार्ट है इम्यूनिटी का. तो वैसे ही एंटीजन होता है जिसको बाइंडिंग की ज़रूरत होती है. एंटीजन एक ऐसा स्पेसिफिक फॉरेन सबस्टेंस है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड होता है और इम्यूनिटी प्रोवोक करता है. तो एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. और एंटीजन
जब इम्यूनोजेनिक नहीं हो पाते, इतना कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो उसको हम हेप्टेन से ऐड करते हैं। हेप्टेन बेसिकली कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। तो जब इन प्रोटीन पार्टिकल्स से हमारे एंटीजन बाइंड होते हैं तो ये इम्यूनोजेनिक हो जाते हैं। ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ जो होती है ये बहुत कम बनती है मान लीजिए। तो वैक्सीन प्रोडक्शन के टाइम पर हम क्या करते हैं, एंटीजन के साथ में हम एडजुवेंट मिक्स करते हैं। एडजुवेंट मिक्स करने पर क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्हांस हो जाता है। एडजुवेंट क्या हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, वैक्स हो सकते हैं, एलम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब एंटीबॉडी जो होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। जो आईजीजी होता है वो 150 किलो डाल्टन का है, आईजीडी 160 किलो डाल्टन का, आईजीएम जो है 900 किलो डाल्टन का। तो ये आप देखें आईजीएम पेंटामर होता है। तो जैसे आईजीजी जो है 150 किलो डाल्टन का है, तो इसको 5 टाइम्स कर देंगे पेंटामर में तो 900 किलो डाल्टन हो जाएगा, है ना। जो आईजीडी है वो 160 किलो डाल्टन का है। जो आईजीए है इसमें सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है और ये डाइमर होता है। इसमें 2, ये देखिए, एक ये एंटीबॉडीज़ है, एक ये एंटीबॉडी है और ये बीच में डाइमर है। ये पूरा डाइमर है और ये इसमें एक जो है 71 किलो डाल्टन का एक सिक्रेटरी कंपोनेंट एडेड होता है ये। तो जो आईजीए है ये 300 किलो डाल्टन का होता है और इसमें एक 71 किलो डाल्टन का अलग से सिक्रेटरी कंपोनेंट भी होता है। इसके बाद आईजीई पे आते हैं। आईजीई जो होता है 190 किलो डाल्टन का होता है और आईजीई अब इसमें अलग अलग सभी की हम थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो ये याद रखना है कि आईजीजी और आईजीएम ये दोनों जो हैं बेसिकली कम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंटीबॉडीज़ हैं। ये क्या है, बेसिकली दोनों कम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंटीबॉडीज़ हैं। ओके ओके। तो अभी हमने आपको बताया कि जो आईजीजी और आईजीएम होते हैं वो कम्प्लीमेंट फिक्सेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इधर भी कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और इधर भी कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन लिखा हुआ है। तो कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जो आईजीजी है वो ऑप्शनाइजेशन का काम भी करता है। इसमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स होती हैं। तो लाइट चेन्स जो होती हैं वो कप्पा लेमडा टाइप की होती हैं। ठीक है। इसके बाद में आईजीडी की बात करें तो आईजीडी बेसिकली सीरम में प्रोटीएजेस होते हैं ये। तो इस एंजाइम के कारण इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, ये आईजीडी के कारण, आईजीडी की प्रॉपर्टी है। इसके बाद आईजीएम की बात करें तो आईजीएम में जो पेंटामर है ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से बॉन्ड होते हैं और इसके बाद में ये फाइनली जो पाँचों हैं वो सिस्टीन रिच कंपोनेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो इस सिस्टीन रिच कंपोनेंट का कुछ नाम है कि सिस्टीन रिच पॉलीपेप्टाइड होता है ये, जो कि 15 किलो डाल्टन का होता है ना। तो ये पॉलीपेप्टाइड है। इसके बाद में जो आईजीए है इसको एक अलग से जे चेन, इसको हम सिक्रेटरी चेन भी कहते हैं, और सॉरी इसमें एक सिक्रेटरी चेन भी होती है जो कि 71 किलो डाल्टन की होती है और ये एग्लूटिनेशन का, न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है आईजीए। इसके बाद आईजीई की बात करें तो जो आईजीई होता है वो लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, मेनली कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है ये, बाउंड टू बेसोफिल एंड मास्ट सेल। ओके। आईजीएम में एक ये था कि इसमें जे चेन आईजीएम में होती है और ये कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, न्यूट्रलाइजेशन और कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये बहुत अच्छे से कर सकता है क्योंकि ये पेंटामर होता है, और एग्लूटिनेशन भी अच्छे से कर सकता है ये। इसके बाद में इस टाइप से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो या तो एंटीटॉक्सिन्स हो सकते हैं, या एग्लूटिनिन्स हो सकते हैं, प्रेसिपिटिन्स हो सकते हैं, लाइसिन्स हो सकते हैं, ऑप्सोनिन्स हो सकते हैं, कम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, या फिर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं। या फिर ये कहें कि एंटीबॉडीज़ के क्या क्या टाइप के वर्क हैं, तो ये हो सकता है कि
एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एंटीटॉक्सिन की तरह बिहेव करती हैं, एग्लूटिनिन्स की तरह बिहेव करती हैं, ओके, प्रेसिपिटेंस की तरह बिहेव करती हैं। इसके बाद लाइसेंस की तरह बिहेव करती हैं, ऑप्शनिन्स की तरह, फिर कम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज़ की तरह और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की तरह। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ द एग्लूटिनिन्स। तो एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ हम डेफिनेशन थोड़ी पढ़ लेते हैं। एग्लूटिनिन्स आर दोज एंटीबॉडीज़ विच कैन एग्लूटिनेट आरबीसी एंड और पार्टिकुलेट मटेरियल सच एज बैक्टीरियल सेल। और प्रेसिपिटेंस कैन बी precipitate protein by acting the antigen and inhibit the dissemination and chemical activities। तो एग्लूटिनेशन लार्ज पार्टिकल का होता है, ये याद रखना है। एग्लूटिनेशन लार्ज पार्टिकल्स का होता है और जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद रख सकें तो ये याद रख सकते हैं AAPLOCN। AAPLOCN ओशन यानी कि समुद्र हो गया है ना, तो AAPLOCN AAPLOCN कभी याद रख सकें तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब दूसरा आते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली कन्फर होती है टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस से, बाकी और कोई दूसरी सेल नहीं आ रही इसमें। देखिए आप, बहुत सिंपल है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है ग्राफ्ट में, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात करें या फिर एज्ड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल की बात करें, तो इन सभी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। एज्ड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल्स जो होती हैं, इसमें जनरली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि जो ग्राफ्ट्स हैं, जब प्राइमरली ये इम्यून सिस्टम प्रोवोक करते हैं, तो ये देखा गया है कि ग्राफ्टिंग के टाइम पे फर्स्ट टाइम ग्राफ्टिंग करने पर एक आध सप्ताह तक के अंदर अंदर न्यू ब्लड वेसल्स जनरेट होती हैं, लेकिन अचानक से एक सप्ताह के बाद में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण स्लो रिजेक्शन होना शुरू होता है। और जब हम सेम डोनर और सेम रेसिपिएंट को लेते हैं वापस से और उससे दोबारा ग्राफ्ट करवाते हैं, तब जो 7-8 दिन में रिजेक्शन हो रहा था वो 1-2 दिन में ही रिजेक्शन हो जाता है। तो इस टाइप से ग्राफ्ट रिजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ग्राफ्ट रिजेक्शन देन सेकेंडरी ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो सेकेंडरी ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ड्यू टू सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये था अभी तक हमारा ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड, ये ख़त्म हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स की। तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो वो एंटीजन ट्रैप्ड होता है, उसकी ट्रैपिंग होती है। जैसे मैक्रोफेज ट्रैप करता है, डेंड्राइटिक सेल ट्रैप करती है और बी सेल ट्रैप करती है। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ तीनों का क्योंकि ये बेसिकली एपीसी हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये तीनों एपीसी हैं, ठीक है। तो ये तीनों सबसे पहले आती हैं। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि जो मैक्रोफेज होती हैं वो एक्चुअली लाइसोसोमल एंजाइम्स है, इसी से एंटीजन का डिग्रेडेशन कर देती हैं। तो इसको आगे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब मैक्रोफेज आगे किसी टी सेल को ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं करती, पर फिर भी मैक्रोफेज लाइसोसोमल एंजाइम्स के डिग्रेडेशन के अलावा भी एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बिहेव करती है। तो जो ये देखा गया है कि 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं। एक होता है एंडोजिनस एंटीजन, इसको हम इंट्रासेलुलर एंटीजन कहते हैं, जो कि प्लाज्मा में या सीरम में ऐसे फ्रीली नहीं मिलेंगे और ये इनसाइड द सेल मिलेंगे जैसे वायरसेस हैं। इसके अलावा ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो कि एक्सोजिनस एंटीजन होते हैं। तो ये जो एक्सोजिनस होते हैं ये फ्रीली सर्कुलेशन में मिलेंगे और
ये ट्रैप्ड होते हैं एपीसी के द्वारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा, यानी कि मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और बी सेल से। जबकि जो इंट्रासेलुलर एंटीजन्स हैं वो ट्रैप नहीं हो पाएंगे एपीसी से। अब आगे बात करते हैं कि जब मैक्रोफेज की हमने बात की, तो मैक्रोफेज बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम से ही क्लिंग कर देते हैं। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की ज़रूरत होती है जिसको हम सेकेंड कहते हैं डेंड्राइटिक सेल। तो डेंड्राइटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि डेंड्राइटिक सेल्स में डेंड्राइट्स होते हैं, उसमें लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है। तो ये देखिए, एक ये लोब बना है, एक ये लोब बना है, ऐसे दो लोब्स होते हैं इसमें। लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है, इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो डेंड्राइटिक सेल्स कुछ इस टाइप की होती है। और ये मोनोन्यूक्लियर सेल है, ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। तो जैसे ही एंटीजन प्रेजेंट होता है, ये जो है इस फेगोसाइटोसिस करती है एंटीजन का और प्रेजेंट करती है टू टी सेल। अगर हम एक्सोजेनस एंटीजन की बात करें, तो एक्सोजेनस एंटीजन नॉर्मली जब सर्कुलेशन में होता है तो सबसे पहले ये ट्रैप्ड होता है विद द हेल्प ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ट्रैपिंग होती है इसकी, फेगोसाइटोसिस होती है और इसके बाद में ये एपीसी के ऊपर एमएससी क्लास सेकेंड से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब एमएससी क्लास सेकेंड से प्रेजेंट होता है तब कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जिसमें जो इंटरल्यूकिन 1 है वो इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन है जो कि ट्रिगर करता है टी हेल्पर सेल्स को। तो ये साइटोकाइन जब ट्रिगरिंग करता है और एपीसी एमएससी क्लास सेकेंड से बाइंड होकर के इसको प्रेजेंट करता है, तो जो टी सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये देखा गया है कि जब एंटीजन, तो यहाँ पर जो एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन भी है, ये एक्सोजेनस पाथवे है। जो एंटीजन है जब डायरेक्टली प्रेजेंट हो जाता है टी सेल की तरफ विदाउट एमएससी क्लास सेकेंड, तो ऐसी कंडीशन में जो टी सेल है वो एक्टिवेट नहीं होता, वो टर्न ऑफ हो जाता है। और इस टर्न ऑफ को हम कहते हैं कि भाई टी सेल का टॉलरेंस हो गया है, यानी कि ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। और नॉर्मली जितने भी एंटीजन्स आते हैं वो अगर एमएससी क्लास सेकेंड से प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो सेल्फ एंटीजन है, वो खुद का ही बॉडी पार्ट है, तो इसलिए ऐसे में टी सेल उसके ऊपर एक्ट नहीं करती और टी सेल टर्न ऑफ हो जाती है। ओके, तो यह देखा गया है कि जो एपीसी होते हैं उन एपीसी पर 2 × 10⁵ एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन केवल 200 से 300 एमएससी क्लास सेकेंड जब एंटीजन प्रेजेंट करते हैं तो ही ट्रिगरिंग हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10⁵ के बाइंड होने से ये ट्रिगर होगा। केवल 200 से 300 मॉलिक्यूल ऑफ एमएससी क्लास एंटीजन से बाइंड होते हैं तो भी टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि टी हेल्पर सेल के अपोजिट ही एक टी सप्रेसर सेल भी होती है, और वो टी सप्रेसर सेल इस पूरे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम करती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो एंडोजिनस, अभी तो एक्सोजिनस की बात करी, अब जो एंडोजिनस एंटीजेंस होते हैं उन एंडोजिनस एंटीजेंस के वो चूँकि इंट्रासेलुलर होते हैं, तो इंट्रासेलुलर होने पर उनका प्रेजेंटेशन जो प्रोटीन उनसे बनता है, जैसे वायरस है तो उनसे जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन जो होता है वो एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। तो एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने पर ये जो एपीसी होते हैं जिन पर एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, वो एपीसी एमएससी क्लास 1 के साथ में टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की तरफ जाते हैं। तो अभी तक यहाँ एक्सोजिनस में हमने देखा कि टी हेल्पर सेल की तरफ जाते थे, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की तरफ मूव करते हैं। और वहाँ पर जब साइटोटॉक्सिक सेल्स की तरफ जाते हैं तब ये टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और देन दे विल डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल
और इन्फेक्टेड वायरस कंटेनिंग पार्टिकल, या जो भी सेल होती है जिसमें वायरस होता है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें एक बहुत अच्छा डायग्राम है कि जब एंटीजन एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सोजेनस होता है तो एपीसी, यही मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और बी सेल जो है इस पर प्रेजेंट होता है। इस पर एंटीजन सेंसिटाइज्ड बी सेल से एक्टिवेशन होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और एंटीजन का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलरली एपीसी पर किससे प्रेजेंट हुआ? एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल से प्रेजेंट हुआ, और जैसे ही प्रेजेंट हुआ तो ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, तो एंटीजन सेंसिटिव बी सेल्स जो होती हैं वो बी सेल मेमोरी सेल भी बनाएगी, बी सेल जो है मेमोरी टी सेल भी बनाएगी, और बी सेल जो होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करेगी। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो ऑप्सोनाइजेशन का काम करते हैं, और ऑप्सोनाइजेशन से फाइनली जो एंटीजन होता है वो या तो ऑप्सोनाइजेशन अच्छे से हो जाएगा तो फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, तो ऐसे करके एंटीजन एलिमिनेशन हो जाता है। दूसरा क्या तरीका है कि जो इंट्रासेलुलर है एंडोजिनस, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ में बाइंड होगा, वहाँ पर भी एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा, एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये जो ऐसी सेल्स हैं जो कि वायरस हार्बरिंग सेल हैं, तो ऐसे में टी सेल का एक्टिवेशन होता है, और ये जो टी सेल्स होती हैं ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, इसके एक्टिवेशन से एंटीजन का एलिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती हैं, जो सेल है जिसमें वायरस है उसमें पोर्स बनाती हैं, पोरिन फॉर्मेशन करती हैं, या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी करती हैं दूसरा, या फिर कम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल साइटोटॉक्सिसिटी करती हैं तीसरा। तो 3 मेथड से यहाँ पर इफेक्टर सेल काम करती है। ठीक है, पहला या तो ये एडीसीसी करती है, दूसरा ये कम्प्लीमेंट मीडिएटेड काम करेगी, और तीसरा हो गया कि ये पोरिन फॉर्मेशन या फिर ऑप्सोनाइजेशन ओके से काम करती हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जो एपीसी हैं, यहाँ पे एमएससी क्लास सेकेंड के साथ बाइंडिंग होगा एंटीजन, और यहाँ पे एमएससी क्लास फर्स्ट के साथ बाइंड होगा एंटीजन। यहाँ पर जो एपीसी है वो केवल बी सेल एक्टिवेट ही नहीं कर रही है, वो एक्चुअल में टी हेल्पर सेल भी एक्टिवेट कर रही है। टी हेल्पर सेल भी एक्टिवेट होती है यहाँ पे, और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ होता है, तब जा कर के टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेशन होकर के टी हेल्पर सेल फर्दर बी सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी, और मैक्रोफेज को भी मोबिलाइज करेगी, और मैक्रोफेज इनहिबिशन फैक्टर रिलीज़ करेगी ताकि मैक्रोफेज वापस ना जाए, उस जगह पर बने रहे, और ऐसे करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, और ऑप्सोनाइजेशन होगा, और फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो यह देखा गया है कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है वो एंटीजन के एक्सपोजर होने के बाद में लगभग 4 to 6 डे के बाद से प्रोडक्शन डिटेक्ट होने लगता है। तो जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो लगभग 4 से 6 दिन लगते हैं, उसके बाद जा कर के सीरम में एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है। इसके बाद ये देखा गया है कि ये जो एंटीबॉडी है ये 2 वीक्स पर सबसे हाईएस्ट होती है, 2 वीक्स पर सबसे हाईएस्ट होती है। और ये देखा गया है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा जो होता है, जो एंटीबॉडीज़ देती हैं, वो आईजीएम टाइप की होती हैं। इसके बाद आईजीएम का लेवल घटने लगता है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो आईजीजी से मिलता है। तो पहले आप अगर मान लीजिए आपने सीरम में आईजीएम देखा तो आप मान लीजिए कि वो अभी प्राइमरी स्टेज पे है इम्यून रिस्पॉन्स। इसके बाद जब आप ये देखेंगे कि अब आईजीजी आ गया है, यानी कि अब ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। अब हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करें तो जितने भी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, ये अब एक नया टॉपिक आ गया है हमारा। तो जितने भी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो 2 चैनल से बनती हैं। पहला लिम्फॉइड चैनल होता है, और दूसरा जो है वो माइलाइड चैनल होता है। तो लिम्फॉइड चैनल से बनने वाली जो सेल्स हैं, जो लिम्फॉइड ओरिजिन से बनती हैं, वो है
टी सेल, बी सेल और एन के सेल, ये 3 टाइप की सेल यहाँ से बनती है। और जो माइलाइट चैनल है, इस माइलाइट चैनल में मोनोसाइट, मैक्रोफेज, जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट, मास्ट सेल, ये सब माइलाइड ओरिजिन होती हैं। तो लिम्फॉइड ओरिजिन वाली जो टी और बी सेल्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो टी सेल है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है थाइमस में। टी सेल का डिफ्रेंशिएशन थाइमस में होता है, जबकि बी सेल का डिफ्रेंशिएशन बोन मेरो में होता है, बर्सा फेब्रिकस में होता है, और फीटस में देखें तो फीटल लीवर में होता है। ये 3 जगह होता है। ओके, जबकि एन के सेल्स जो होती हैं वो बोन मेरो में इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या? जहाँ पर इन सेल्स को रिसेप्टर मिल जाए, दे एक्वायर सरफेस रिसेप्टर, जहाँ पर इनको सरफेस रिसेप्टर मिलते हों, मतलब जहाँ, जैसे हम बात करें कि जहाँ राजा को उसके वेपन्स मिलते हों, तो इसको हम कहेंगे साइट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, एक ऐसा जगह। और ये जो साइट ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है, ये ऐसे ऑर्गन्स को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह है जहाँ पर टी सेल, बी सेल और एन के सेल को रिसेप्टर एक्वायर होते हों, रिसेप्टर सरफेस रिसेप्टर जहाँ पर मिलते हों। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो थाइमस है, बोन मेरो है, बर्सा फेब्रिकस है, फीटल लीवर है, ये हैं। इसके बाद नेचुरल किलर सेल में ये देखा गया है कि विच डू नॉट एक्सप्रेस एनी एंटीजन रिसेप्टर। तो इस नेचुरल किलर सेल एक ऐसी थर्ड पॉपुलेशन है लिम्फोसाइट की जिसमें किसी भी टाइप का रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं होता फॉर स्पेशली एंटीजन, और ये बोन मेरो में इसकी सिंथेसिस होती है, बोन मेरो में ये बनती है, यहीं इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। और बेसिकली ये जो एन के सेल्स होती हैं नेचुरल किलर, ये नेचुरली इसलिए मतलब कहा गया है क्योंकि नेचुरली किल करने वाली सेल्स हैं, इसको किसी भी टाइप के रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये कब किल करती है ये भी हमने आपको पहले बताया था, जब IgG कोटेड कोई भी एंटीजन होगा, IgG कोटेड, तो उसको किल करेगी। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली, है ना। एन के सेल्स क्या होते हैं? ये लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब दूसरे पे आ जाते हैं माइलाइट चैनल के ऊपर। तो माइलाइट चैनल में मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ग्रेन्युलोसाइट जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, प्लेटलेट और मास्ट सेल डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ एंडोथेलियल सेल्स हैं। ये अदर सेल्स इंक्लूड मेनली एंडोथेलियल सेल्स which expresses certain molecule for recognition of lymphocytes and their distribution in the tissue spaces। तो कुछ एंडोथेलियल सेल्स भी होते हैं जो कि ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लिम्फॉइड सेल्स के ऊपर। तो ये जो हमने सबसे ऊपर अभी लिम्फॉइड चैनल की सेल्स पढ़ी हैं, इसके ऊपर ही आ रहे हैं हम। तो लिम्फॉइड सेल्स जो हैं थाइमस और बोन मेरो में प्राइमरीली वहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, और इसके बाद इसको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन या फिर सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। अब डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही टी सेल और बी सेल थाइमस और बोन मेरो में अपने रिसेप्टर एक्वायर करते हैं। अब ये बच्चे जब बड़े हो गए तब ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर होगा इनका मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन जब ब्लड सर्कुलेशन में होता है तो वो स्पेशली होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जो कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स और माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पर इन लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है, और वो है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यूज। ठीक है, अब ये देखा गया है कि एक एडल्ट में लगभग इस टाइप का जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है वो सिर्फ 2% ही होता है ना। लेकिन लिम्फॉइड सेल्स जो होती हैं वो टोटल WBC की 20 to 50% होती हैं। ये लिखा है कि लिम्फॉइड सेल्स टोटल WBC की सिर्फ
20 to 50% होती है टोटल WBC की। और ये जो सेल्स हैं लिम्फोइड सेल, जैसे कि टी सेल, बी सेल, है ना, ये जो है कितनी बार लाइफ लॉन्ग ऑफ ए इंडिविजुअल जीवित रहती है, फॉर मैनी ईयर्स जीवित रहती है। यानी कि इनका स्कूलिंग बचपन में जो हुआ वो जो है थाइमस में हो गया, है ना, बर्सा फेब्रिकस में हो गया, बोन मेरो में हो गया, लेकिन अब मैचुरेशन होने के बाद में ये पूरे लाइफ लॉन्ग ऐसे ही घूमती रहेगी ब्लड सर्कुलेशन में। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि 2 टाइप की लिम्फोइड सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। पहला लिम्फोसाइट वो होता है जिसका NC रेशियो ज़्यादा होता है, N यानी कि न्यूक्लियस, C यानी साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जिसका बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म जिसका छोटा होगा, कम होगा, यानी कि उसका NC रेशियो ज़्यादा होगा। तो NC रेशियो ज़्यादा होने वाली सेल्स T हेल्पर सेल और T साइटोटॉक्सिक सेल होती हैं। इसमें ये गॉल बॉडीज़ मिलती हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें गॉल बॉडीज़ मिलती हैं। दूसरी टाइप की सेल्स लिम्फोइड सेल्स या लिम्फोसाइट्स वो होती हैं जिसका NC रेशियो कम होता है। ये कम NC रेशियो वाली सेल्स का पिक्चर है। इसमें ये हो गया N यानी कि न्यूक्लियस छोटा हो गया, C बड़ा हो गया, तो NC रेशियो कम हो गया। कम मिलता है ऐसा रेशियो किस में, इस टाइप की सेल किस में मिलती है, B सेल हो गई, NK सेल्स हो गई, है ना, और इसमें एज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। और इनकी मॉर्फोलॉजी भी थोड़ी सी डेंड्राइटिक टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा करके एंटीजन को पकड़ने का काम करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। तो ऊपर वाली जो NC रेशियो जिसमें ज़्यादा है उसमें गाल बॉडीज़ मिलती हैं, और नीचे वाली जिसमें NC रेशियो कम है उसमें एज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो गाल बॉडीज़ होती हैं ये एक गोल्गी एपरेटस से कनेक्टेड होती हैं, और गाल बॉडीज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लाइसोसोम विथ लिपिड ड्रॉपलेट्स, है ना। तो इसमें लाइसोसोम होता है गाल बॉडी में, और लिपिड ड्रॉपलेट्स होता है, और इसी में गोल्गी एपरेटस भी होता है। अब हमें पता है गोल्गी एपरेटस का काम क्या है। गोल्गी एपरेटस का काम मेनली सिक्रेशन का काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका NC रेशियो ज़्यादा है, जैसे T सेल, तो इसमें ज़्यादा अच्छी गोल्गी बॉडी होने से ज़्यादा अच्छे साइटोकाइन रिलीज़ होंगे। तो ज़्यादा अच्छे साइटोकाइन रिलीज़ होंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये बाकी को बोसिंग कर सकेगी कि भाई तुम्हें ये काम करना है या वो काम करना है। तो इससे मल्टीपल टाइप के साइटोकाइन्स रिलीज़ होंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट की सेल्स पर कुछ मार्कर होते हैं। इन मार्कर्स को आइडेंटिफाई किससे किया गया है, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के सेट से आइडेंटिफाई किया गया है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिस मार्कर के साथ बाइंड हुआ है, उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, वो मार्कर को वो नाम दे दिया है ना। तो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द मार्कर, और इन मार्कर को जो कि इन लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली सिस्टम रिफर टू ग्रुप और क्लस्टर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ईच बाइंडिंग स्पेशली टू ए पर्टिकुलर सेल मार्कर। तो इस पे जो सेल हैं हमारी, इन सेल के ऊपर बहुत सारे CD मार्कर होते हैं, CD सिस्टम होता है ये। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ किया गया है, और जैसा जैसा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जहाँ जहाँ अटैच हो जाएगी वो नंबर दिया गया है, और इसको हम CD सिस्टम कहते हैं। CD सिस्टम रिफर टू ग्रुप और क्लस्टर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ईच बाइंडिंग स्पेशली टू ए पर्टिकुलर सेल मार्कर। ये जो CD सिस्टम है, ये यानी कि जो बेसिकली जो मार्कर हैं जो सेल के ऊपर होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि ये इनका डिफरेंशिएशन होता है T सेल का और B सेल का, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये मैचुरेशन होती हैं इसका। तो कहीं ना कहीं मार्कर जो होते हैं, ये वाले जो इसके रिसेप्टर होते हैं, मार्कर होते हैं, ये मार्कर कहाँ बनते हैं? तो हो सकता है कि ये लीनिएज मार्कर हो, या ये मैचुरेशन मार्कर हो, और या फिर ये एक्टिवेशन मार्कर हो।
तो इन तीनों को पढ़ते हैं। जो लीनिएज मार्कर होता है वो some molecules are characteristics of particular lineage of the cell, these are termed as lineage marker। कि बेसिकली जो टी सेल है, सपोज कीजिए अगर उसमें CD3 है तो ये टी सेल एक लीनिएज मार्कर, टी सेल का लीनिएज मार्कर CD3 है। यानी कि जिस जिस टी सेल में CD3 मिलेगा ये पता चलेगा कि ये सब टी सेल हैं। बेसिकली ये सब एक ही लीनिएज से आए हैं, एक ही पेरेंट्स से आए हैं। इसके बाद दूसरा होता है मैचुरेशन मार्कर। मैचुरेशन मार्कर सिर्फ उसी में मिलेगा जो सेल मैच्योर हुई है। अगर मैच्योर हुई है तो उसमें मैचुरेशन। CD1 फाउंड ऑन द सेल ऑफ थाइमस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड absent ऑन पेरिफेरल ब्लड टी लिम्फोसाइट। तो मैचुरेशन मार्कर क्या होता है? द मॉलिक्यूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल डेवलप्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन स्टेज ऑफ द सेल आर कॉल्ड। अगर कोई सेल डेवलप्ड हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो उसमें CD1 मार्कर मिलेगा। किसमें? जैसे मान लो CD1 मार्कर मिलता है टी लिम्फोसाइट में, तो हम बताएंगे कि अगर CD1 मार्कर टी लिम्फोसाइट में मिल रहा है यानी कि ये टी सेल जो है मैच्योर हो गई है। इस वैसे इसमें लिखा है कि जब तक वो थाइमस में है तब तक CD1 मार्कर मिलेगा, और जैसे ही थाइमस से बाहर निकली तो मैचुरेशन मार्कर ये जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अब वो पेरिफेरल ब्लड में टी सेल आ गई है। तो ये है मैचुरेशन, मतलब एक स्टेज जैसे ही क्रॉस करी दूसरी स्टेज में, लीनिएज में मतलब CD3 तो हमेशा ही मिलेगा। मैचुरेशन जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस से निकली, CD1 ख़त्म हो जाएगा। फिर एक्टिवेशन, अब ये कहाँ आ गई हैं? ब्लड सेल्स में आ गई हैं टी सेल, तो इंटरल्यूकिन 2 और CD25 मिलेंगे। अगर ये दोनों मिलते हैं मार्कर तो आप समझ लीजिए कि टी सेल एक्टिवेटेड हो गई हैं। तो इंटरल्यूकिन 2 और CD25 मार्कर मिलना यानी कि टी सेल जो है एक्टिवेट हो गई हैं। तो इस टाइप से हमने पढ़ा कि टी सेल और बी सेल को रिस्पॉन्स करने के लिए उन पर स्पेसिफिक टाइप के लीनिएज मार्कर होना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो है उनके ऊपर कुछ CD मार्कर्स होना ज़रूरी है, या फिर उनमें रिसेप्टर्स होना ज़रूरी है। लेकिन NK सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिस पर एंटीजन स्टिमुलेशन और एक्ट करने के लिए किसी भी टाइप के मार्कर की ज़रूरत नहीं है, फॉर स्पेशली एंटीजन्स। बाकी अदर मार्कर तो इसमें होना चाहिए, लेकिन फॉर एंटीजन्स स्टिमुलेशन एंड एक्ट ऑन देयर ओवन NK सेल्स को किसी भी टाइप के मार्कर की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अगला टी सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने ये पढ़ा कि टी सेल या बी सेल एक स्पेसिफिक लीनिएज से आए होते हैं। जैसे टी सेल पर CD3 मॉलिक्यूल्स होता ही होता है, तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं टी सेल का और बी सेल का, कि टी सेल जो है उसमें TCR मिलता है, क्योंकि वो टी सेल लीनिएज में TCR होना ज़रूरी है। और टी सेल और बी सेल का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं कि टी सेल आर दोज लिम्फोसाइट विच बाइंड टू शीप RBC थ्रू CD2 मॉलिक्यूल। तो शुरू में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि CD2 मॉलिक्यूल से जो जुड़ेगा वो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो CD2 मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ेगा वो बी लिम्फोसाइट्स हैं। अब टी सेल में जो TCR है वो दो टाइप का होता है, TCR1 और TCR2। TCR1 जो है वो 2 गामा और 2 डेल्टा चेन का बना होता है, और TCR2 जो है वो अल्फ़ा और बीटा चेन का बना होता है। और जो TCR1 इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये जो दोनों है ना ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बेसिकली। जो TCR2 है वो एक हेट्रोडाइमर है, और ये जो आर बीटा हेट्रोडाइमर ऑफ 2 डाइसल्फाइड लिंक्ड पॉलीपेप्टाइड्स। अल्फा एंड बीटा हेट्रोडाइमर हैं जो आपस में 2 डाइसल्फाइड लिंक्ड पॉलीपेप्टाइड से जुड़े होते हैं। तो TCR1 जो है वो लगभग 15% ब्लड में मिलता है। TCR1 वाली जो टी सेल्स हैं वो 15% होती हैं,
TCR2 वाली जो टी सेल्स हैं वो 85 से 95% होती हैं। ये जो TCR है ये एक 5 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के साथ पॉलीपेप्टाइड सेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये 5 पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ये CD3 मॉलिक्यूल है। और CD3 मॉलिक्यूल बेसिकली टी सेल में लीनिएज में मिलती है। तो टी सेल में TCR और CD3 आपस में कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको TCR CD3 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम TCR2 की बात करते हैं। तो TCR2 को फर्दर, क्योंकि ये 85% है, ज़्यादा है बॉडी में, 85 से 95% है, तो ये फर्दर डिवाइड हो गया है ऐसी TCR पॉजिटिव सेल्स जिसमें CD4 पॉजिटिव टाइप के मार्कर मिले, और ऐसे TCR2 पॉजिटिव सेल्स जिसमें CD8 मार्कर मिले। तो TCR2 जिसमें CD4 मार्कर मिलता है उसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल में जो ऐसे हेल्पर सेल्स हैं जो कि एपीसी से आने वाले MSC क्लास सेकेंड को रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही इसमें जो CD8 है, सॉरी अब CD8 की बात करते हैं। CD8 वाली सेल्स जिसमें TCR2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं और ये MSC क्लास 1 वाली एपीसी को ही रिकॉग्नाइज करती हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। तो जो CD4 सेल्स हैं उसको वापस से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। CD4 वाली जो टी हेल्पर सेल है वो टी हेल्पर सेल 1 भी हो सकती है, टी हेल्पर सेल 2 भी हो सकती है। साथ ही cells which influences the response of T cell and B cell and perform as helper function, these are also CD29 positive and overlap with CD45 antigens। तो ये जो टी हेल्पर सेल है इसमें CD29 पॉजिटिव होती है, ये क्योंकि हेल्प कर रही है इसलिए CD29 पॉजिटिव मिलेगा इसमें, और CD45 से ओवरलैप्ड एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा। CD45 ओवरलैप विथ CD45 एंटीजन, मतलब बेसिकली इसमें दोनों मॉलिक्यूल मिलते हैं। CD29 मॉलिक्यूल भी मिलता है टी हेल्पर सेल में और CD45 मॉलिक्यूल भी इसी में मिलता है। इसके बाद इसमें T एंड B रिस्पॉन्स करने के लिए ये होता है बेसिकली, क्योंकि हेल्प कर रहा है ना, हेल्पर है ये, तो T का भी हेल्प करेगा, B का भी हेल्प करेगा। तो अब इसमें 2 टाइप में बांट दिया है, T का हेल्प करने वाला अलग है, B का हेल्प करने वाला अलग है। T का हेल्पर करने वाला जो होता है उसको हम T हेल्पर कहते हैं, और जो B का हेल्प करता है उसको हम T हेल्पर 2 कहते हैं। तो T हेल्पर 1 और T हेल्पर 2 दो अलग अलग हो गए। T हेल्पर 1 में हेल्प कर रहा है किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, स्पेशली फॉर साइटोटॉक्सिसिटी फॉर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे करता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 एंड गामा इंटरफेरॉन से। तो इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 2 ये टी हेल्पर सेल 1 रिलीज करता है, और ऐसे करके ये टी साइटोटॉक्सिक सेल को इसको रिस्पॉन्ड करता है। अब जो टी हेल्पर सेल 2 है वो बी सेल को रिस्पॉन्स करता है और बी सेल से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है। अब आते हैं TCR2 पॉजिटिव ऐसी सेल्स जो जिसमें कि CD8 मार्कर होता है। ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं जो कि MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करती हैं, और इसमें CD45 ही मिलता है। जैसे इधर CD29 भी मिलता था तो यहाँ CD29 नहीं मिलता, सिर्फ CD45 मिलता है। ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं ये इसके अलावा ऐसी सेल्स भी हैं जो टी सप्रेसर फंक्शन भी करती हैं, तो दोनों टाइप की फंक्शन ये करती हैं। अब बात करते हैं CD8 मॉलिक्यूल के बारे में। तो CD8 मॉलिक्यूल अभी हमने जैसे ये पढ़ा कि ये TCR2 पॉजिटिव रहेगी, CD8 मॉलिक्यूल है जो कि रिकॉग्नाइज करता है MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल को, जो कि APC से आता है और APC में कनेक्टेड रहता है MSC क्लास फर्स्ट। अब जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होती हैं वो इसमें 2 सबसेट्स होते हैं।
एक वो होती हैं जो CD28 मार्कर जिसमें होता है ऐसी सेल्स, और CD28 मार्कर वाली सेल्स जो हैं इंटरल्यूकिन-2 प्रोड्यूस करती हैं। जबकि CD8 मार्कर में सबसेट 2 जो होता है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CD11, CD18 मॉलिक्यूल होते हैं, और ये इस प्रोड्यूस्ड इंटरल्यूकिन-2 का रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब दो सेल्स हो गई, एक इंटरल्यूकिन-2 प्रोड्यूस करती है, दूसरी इंटरल्यूकिन-2 एक्सेप्ट करती है या इससे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो CD8 पॉजिटिव सेल्स होती हैं ये बेसिकली लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स हैं। इसका लार्ज और ग्रेन्युलर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये CD8 पॉजिटिव सेल्स जो होती हैं साइटोटॉक्सिक फंक्शन करती हैं। अब जो है TCR1 इसकी सबसे छोटी कहानी है। TCR1 में लीनिएज मार्कर यानी कि CD3 तो होता ही होता है, और ये TCR1 वाली जो T सेल्स होती हैं ये म्यूकोजल सरफेस के ऊपर मिलती हैं और इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये म्यूकोजल सरफेस ऑफ द बॉडी उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको बनाया गया है। अब हमने अभी तक जितने भी मार्कर पढ़े टी सेल के, जैसे हमने CD3 मार्कर पढ़ा, इसके अलावा अभी CD28 पढ़ा, CD11 पढ़ा, CD18 पढ़ा, है ना। इसके अलावा और मार्कर हमने कौन से पढ़े, CD29 पॉजिटिव पढ़ा, CD45 पढ़ा। इसके अलावा भी टी सेल में अदर मार्कर होते हैं जैसे कि पेन टी सेल मार्कर। पेन टी सेल मार्कर बेसिकली CD2 मार्कर है। इसके अलावा CD5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, CD7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और CD7 मॉलिक्यूल NK सेल पर प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना है कि CD7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ऑल NK सेल्स। तो ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि NK सेल के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो CD7 मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद आते हैं हम बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। नाउ बी सेल्स के ऊपर आते हैं। तो बी सेल्स टोटल पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट में 5 to 15% ही है। टोटल पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट में 5 to 15% है। बी सेल दो टाइप की होती है, पहला B1 सेल और B2 सेल। नॉर्मली मिलने वाली सेल जो है वो B2 सेल हैं, और B2 सेल में जो मार्कर होता है वो CD35 और CD21 मार्कर होता है। CD35 और CD21 मार्कर होता है। और ये B2 सेल्स MSC क्लास सेकेंड यानी 2 यानी सेकेंड, तो B2 सेल्स में MSC क्लास सेकेंड्स भी होते हैं और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहीं जो B1 सेल होती है ये नॉर्मली केवल पेरिटोनियल कैविटी ऑफ माउस में मिलती है। B1 सेल्स में CD5 मार्कर होता है, और ये ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, मतलब ये ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो जो कन्वेंशनल सेल्स हैं वो है B1 सेल, और B1 सेल में CD35 और CD21 मार्कर होता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। अब जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स हैं, और बी सेल कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस कार्ट व्हील शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और इसमें स्फेरिकल और एलिप्टिकल शेप का ये जो पूरी सेल होती है ये स्फेरिकल या फिर एलिप्टिकल शेप की होती है। इसके बाद इसमें एबंडेंट साइटोप्लाज्मिक होता है, और ई सेंट्रिक यानी कि एक कॉर्नर में ई सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है जो कि कार्ट व्हील शेप्ड का होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसोफिलिक है, और इट गिव्स मेजेंटा शेड ऑफ पब्लिश रेड कलर। तो जब इसका स्टेनिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे रसल बॉडीज़ मिलते हैं, और मेजेंटा शेड ऑफ पब्लिश रेड कलर ये देता है। बेसोफिलिक नेचर का साइटोप्लाज्म होता है। इसमें डिस्टिंक्ट हाइलाइन होमोजिनस मास होता है जिसको हम रसल बॉडीज़ कहते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल्स। तो जो एनके सेल्स है वो बेसिकली टोटल पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट का केवल 10 to 15% होता है, और इसमें किसी भी टाइप के कन्वेंशनल एंटीजन रिसेप्टर नहीं होते। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे टी सेल पर टीसीआर होता है या बी सेल पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो ऐसा इसमें कोई रिसेप्टर नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि एनके सेल्स में इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर होता है और उसकी भी अल्फा चेन होती है। तो जब भी टी सेल इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करता है, ये इंटरल्यूकिन 2 जो है एनके सेल में जो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है उससे अटैच हो जाता है और एनके सेल एक्टिवेट हो जाती है। तो एनके सेल एक्टिवेटेड एनके सेल्स को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट एक्टिवेट किलर सेल। लिम्फोसाइट एक्टिवेट किलर सेल। तो एनके सेल का दूसरा नाम क्या है? जो लिम्फोसाइट से एक्टिवेट हुई हो ऐसी सेल लिम्फोसाइट एक्टिवेशन किलर सेल। तो जैसे ही ये सेल एक्टिवेट होती है इंटरल्यूकिन 2 के प्रेजेंस में, ये ट्यूमर सेल को किल कर देती है विद द हेल्प ऑफ ADCC, है ना। पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो सेल है वो IgG से पहले से ही कोटेड हो। तो ट्यूमर सेल को किल करती है, वायरस कंटेनिंग सेल को किल करती है, या फिर किसी भी टाइप का टारगेट जो कि IgG से पहले से अटैच्ड हो। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्यूमर जो टी सेल होती हैं उसमें CD3 मार्कर होता है, तो वैसे ही जो NK सेल्स होता है उसमें CD16 और CD56 मार्कर होता है। ये लीनिएज मार्कर है फॉर द NK सेल। मतलब CD3 हो ना हो, अगर मान लो अब्सेंट है CD3 और CD16 और CD56 मिल गया तो डेफिनेटली ये जो है NK सेल्स हैं। NK सेल्स जो है क्या रिलीज़ करती हैं? ये रिलीज़ करती हैं गामा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 1 और ग्रोथ GM-CSF। ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, CSF यानी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये रिलीज़ करती हैं। ग्रेन्युलोसाइट मैचुरेशन कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो ये रिलीज़ करती हैं। और NK सेल्स में CD16 मॉलिक्यूल भी होता है। हालांकि CD16 मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स में भी होता है, मैक्रोफेज में भी होता है और अदर टी सेल्स में भी होता है। तो मेन जो इसमें मिलता है वो है CD16 या CD56, जो कि NK सेल को ही डिनोट करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स। मोनोन्यूक्लियर सेल्स में क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स बेसिकली बोन मेरो में ग्रो होती है, और बोन मेरो की जो स्टेम सेल्स है वहाँ से निकलती है। ये बेसिकली मोनोसाइट से हैं, और मोनोसाइट्स लगभग सालों तक बॉडी में इसका जो लाइफ स्पान रहता है सो मैनी ईयर्स रहता है। तो ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स बेसिकली प्रोफेशनल फेगोसाइट्स हैं। जब तक ये ब्लड में हैं तब तक मोनोसाइट्स हैं, और ब्लड से जब बाहर आती हैं टिश्यूज़ में आ जाती हैं तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। मोनोसाइट जो है हॉर्स शू शेप्ड का न्यूक्लियस होता है इसका, और फेंट एज़रोफिलिक ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं। इसमें गोल्गी एपरेटस होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक लाइसोसोम्स होते हैं, प्रोक्सीडेजेस होते हैं लाइसोसोम के अंदर, प्रोक्सीडेज होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स का भी किलिंग करते हैं। अब ये आते हैं टिश्यूज़ में, तो जब ये टिश्यूज़ में आते हैं तो इसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, मोनोसाइट्स को। और मैक्रोफेजेस का साइज़ जो होता है वो 10 to 18 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, जो मोनोसाइट्स हैं इसकी टेंडेंसी होती है कि ये किसी भी प्लास्टिक सरफेस या ग्लास पे एडर हो जाती है। ये जो मोनोसाइट्स हैं इसमें CD64 मार्कर मिलता है, जो कि IgG के FC पोर्शन से अटैच होता है। ओके, तो यानी कि ये हो गया आपका FC पोर्शन, और यहाँ पर ये मैक्रोफेज कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये IgG है और IgG किसी पर्टिकुलर सेल को
ऑप्शनाइज किए हुए हैं। तो ऐसे में जो ऑप्शनाइजेशन हो रहा है तो उसमें ये ए बी पोर्शन है आईजीजी का, ये एफ ए बी पोर्शन है। तो एफ सी पोर्शन पे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर CD64 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे मैक्रोफेज में होती है। ओके, टारगेट ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ बना है कि मैक्रोफेज में CD64 रिसेप्टर होता है जो कि FC पोर्शन से कनेक्ट होता है, जो कि IgG का पोर्शन है। तो पहली चीज़ मैक्रोफेज की पहली चीज़ हमने बताई कि प्लास्टिक सरफेस से एडर होता है। दूसरा हमने बताया कि CD64 मॉलिक्यूल होता है जो कि रिसेप्टर है फॉर FC पोर्शन ऑफ IgG। तो ये क्या करता है, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग में हेल्प करता है और फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। तो सॉरी, यहाँ पर ये जो टारगेट है ना, ये छोटा रहेगा, ये ऐसा रहेगा छोटा वाला, ये इतना बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये इतना बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा। तो पहला काम मैक्रोफेज का ऑप्शनाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग और फेगोसाइटोसिस का है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग विद द IgG FC रिसेप्टर। और ये कैसे, क्योंकि इसमें CD64 मॉलिक्यूल होता है, ये बेसिकली एक रिसेप्टर है और ये FC पोर्शन जो होता है ना, ये FC पोर्शन से बाइंडिंग होती है, पहला। दूसरा ये है कि जो मैक्रोफेज हैं ये हमने CD64 का बता दिया। अच्छा, इस दूसरा ये है कि जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट में बहुत सारी चीज़ें बताई, एज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स बताए, लाइसोसोम के अंदर पेरोक्सिडेज होता है, हाइड्रोक्सिलेज होता है, हॉर्स शू शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, ये देखिए हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है। फिर मोनोसाइट में क्या होता है, मोनोसाइट में रिसेप्टर होते हैं। पहला रिसेप्टर याद रखना है आपको, ये है मेनोसाइल फ्यूकोसाइल रिसेप्टर, मेनोसाइल फ्यूकोसाइल रिसेप्टर। तो मेनोसाइल फ्यूकोसाइल रिसेप्टर ये जो है सरफेस ऑफ बैक्टीरिया से बाइंडिंग करता है ये, और मेनोसाइल फ्यूकोसाइल रिसेप्टर जो है ये बैक्टीरिया पर एक टाइप का मेनोसाइल फ्यूकोसाइल होता है जिससे ये रिसेप्टर बाइंड करता है। इसके अलावा मोनोसाइट में CD14 रिसेप्टर होता है जो LPS से बाइंडिंग करता है। तो ग्राम नेगेटिव से बाइंडिंग करने के लिए CD14 रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो मैक्रोफेज है, देखिए यहाँ पर ये CD64 वाला रिसेप्टर है, CD64 का रिसेप्टर है यहाँ पे, और CD64 का रिसेप्टर अभी बताया मैंने, ये FC पोर्शन ऑफ IgG से बाइंड होता है। अब जो मोनोसाइट है, जब वो टिश्यू में जाता है तो वो क्या क्या बनाता है, देखो वो बनाता है, पहला माइक्रोग्लिया इन द ब्रेन में जाएगा तो माइक्रोग्लिया बनाएगा। इसके बाद में हिस्टोसाइट इन द कनेक्टिव टिश्यू में जाएगा, हिस्टोसाइट बनाएगा। इसके बाद कुफू सेल इन द लीवर में जाएगा, कुफू सेल बनाएगा। फिर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस बनाएगा, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। और बोन्स में जाएगा तो ऑस्टियोक्लास्ट बनाएगा, ये ऑस्टियोक्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। तो अल्टीमेटली मोनोसाइट जो होता है, ब्लड में मोनोसाइट है और बाहर निकलते ही ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग इसके नाम हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि सभी APC के ऊपर MSc क्लास सेकंड मिले, ठीक है। तो बहुत सारे APC ऐसे हैं, जैसे अभी हमने पढ़े APC जिनमें MSc क्लास सेकंड मिले, जैसे मैक्रोफेज हो गए, ओके। दूसरा जैसे B सेल्स हो गई, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई। तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल्स है, इसके बाद में B सेल्स हैं। इस पे आपको MSc सेकंड मिला, इस पे भी आपको MSc सेकंड मिला, इसमें भी आपको MSc सेकंड। पर कुछ ऐसी APC होती हैं दूसरे नंबर की जिसमें MSc सेकंड नहीं मिलता, MSc फर्स्ट मिलता है। तो एक्चुअल में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सभी जो हैं वो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ मोनोसाइट है। मोनोसाइट के अलग अलग रूप हैं, जैसे अभी हमने बहुत सारे अलग अलग रूप पढ़े, तो अलग अलग रूप हैं, है ना।
तो इनमें क्या होता है, ये टी हेल्पर सेल्स से नॉर्मली ये देखा गया है कि टी हेल्पर सेल से स्टिमुलेशन होता है एपीसी का, और वो एमएससी क्लास सेकेंड एंटीजन एमएससी क्लास मॉलिक्यूल उसके ऊपर रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन ये तो था नॉर्मल वे में, ये जो यहाँ से उठ के आया है ये वाला वे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसमें दूसरा एक और है कि कुछ एपीसी ऐसी होती हैं जैसे कि स्किन में, लिम्फोसाइट्स में, सॉरी इसको मैंने काट दिया है, ये लिम्फ नोड्स होना चाहिए वैसे तो। स्किन है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है और थाइमस है। इसमें कभी कभी टी हेल्पर सेल के कारण एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल शो होता है। ओके, एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल शो होने लगता है। ऐसी कुछ एपीसीज हैं जिसमें एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल भी शो होने लगता है। तो ये तो क्या है, बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क हो गया कि अगर एमएससी क्लास 2 नहीं है तब ये एपीसी कैसी हो गई, है ना। क्योंकि एपीसी बनने के लिए एमएससी क्लास 2 होना ज़रूरी है, तभी ये रिप्रेजेंट करेंगी टी सेल को। और मान लो अगर विदाउट एमएससी क्लास सेकेंड एपीसी ने एंटीजन प्रेजेंट कर दिया टी सेल के पास में, तो टी सेल का तो टॉलरेंस हो जाएगा, वो तो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा भाई ये तो सेल्फ एंटीजन है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ अदर एपीसीज जो हैं उनके पास में CD35 कम्प्लीमेंट रिसेप्टर होता है। ये कम्प्लीमेंट रिसेप्टर जो है ये कम्प्लीमेंट की बाइंडिंग कराता है। मतलब ये बेसिकली ऐसी सेल्स होती हैं जिस पे CD35 रिसेप्टर है और ये सीधा बाइंड होता है किससे, सीधा बाइंड होता है ये कम्प्लीमेंट से। कम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड हो जाता है एपीसी। इसमें एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल इसमें नहीं होता है। तो जो कुछ फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो लिम्फ नोड और स्प्लीन में मिलती हैं, उसमें ये सिस्टम होता है कि उसमें CD35 मार्कर होता है, और ये अब ये जो है बी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करती है अपना, ठीक है। सोमेटिक सेल्स भी ऐसी होती हैं। सोमेटिक जैसे कि हमने अभी डेंड्राइटिक सेल पढ़ी, तो ये हम इसका एग्जांपल जो हो गया ये, एक तो सोमेटिक सेल और एक डेंड्राइटिक सेल। तो ये भी जो है बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही हैं, इसमें एमएससी क्लास सेकेंड नहीं होता है। तो सोमेटिक सेल दूसरा एग्जांपल हो गया। सोमेटिक सेल जिसमें विच डू नॉट हैव एमएससी क्लास सेकेंड में ऑल्सो गेट स्टिमुलेटेड थ्रू साइटोकाइंस। ये कैसे स्टिमुलेट होंगे, साइटोकाइन जैसे इंटरफेरॉन है और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है इनसे, और ये प्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टिमुलेट किससे होंगे, ये स्टिमुलेट होंगे इंटरफेरॉन से और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर से, इंटरफेरॉन से और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर से ये एक्टिवेट होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ग्रेन्युलोसाइट्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर, मतलब एक न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के लोब्स में कन्वर्टेड होगा, बहुत सारे लोब्स वाला सेल होगा ये। ग्रेन्युलोसाइट मतलब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं न्यूट्रोफिल्स, ओके, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। तो इन तीन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इनका जो लाइफ स्पान होता है ये 2 to 3 डेज़ का होता है, और इनमें मेन ये बनते कहाँ पे हैं, बोन मैरो में बनते हैं। इसके बाद में ये कितना परसेंट होते हैं, ये 60 to 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स होते हैं। उसके बाद में इनमें टिश्यू में डायपिडेसिस, मतलब ब्लड वेसल से निकल के डायपिटेसिस की प्रॉपर्टी होती है। ब्लड वेसल से निकलते हैं टिश्यू में चले जाते हैं, तो इनमें डायपिटेसिस की प्रॉपर्टी होती है। ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एंटीजन स्पेसिफिक हैं,
ये वो हैं जिनके पास खुद को कुछ पता नहीं है कि किस एंटीजन के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन सिग्नल साइटोकाइन्स से मिल जाता है और ये डायपेटेसिस करके मतलब ब्लड वेसल छोड़ करके बाहर भाग जाते हैं, है ना। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स में मल्टी लोब्ड होते हैं। ये देखिए, ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये भी मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। और ये किसी के भी कहने पर बाहर तो भाग जाते हैं। अब बाहर भागने पे इनको पता नहीं रहता कि भाई एंटीजन किसको खाना है, तो किसी ने बोल दिया भाई उस एंटीजन को खाना है, तो ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। और जब भी इन्फेक्शन बढ़ता है ये पहुंच जाते हैं, बस बाहर निकल करके पहुंच जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो गया, भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं बाहर, तो ये बाहर आ जाते हैं। कहाँ से? ब्लड वेसल से निकल करके। अब सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो इन 60 से 70% अभी हमने जो बताया, उसमें लगभग 90% पोर्शन सिर्फ न्यूट्रोफिल ही होते हैं। ये लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, पॉलीमॉर्फ होते हैं। और जो मैंने अभी बताया ना, किसी का सिग्नल मिला, यानी कि C3A और C5A, फाइब्रिन और लाइसिन और काइनिन्स। फिर से बोलता हूँ, जैसे प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया है, C3A है, C5A है, फाइब्रिन, लाइसिन और काइनिन्स। इनका जैसे ही सिग्नल मिलता है ये बाहर आ जाते हैं। C3A और C5A पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट हैं, इसको हम जानते हैं। ये कंप्लीमेंट सिस्टम के पार्ट हैं। इसमें जैसे ही ये सिग्नल मिलता है ये बाहर आ जाते हैं। इसमें 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। पहला हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, न्यूट्रोफिल की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स बेसिकली एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें लाइसोसोम होता है। और एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लाइसोसोम में मिलने वाले एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है, माइलोपेरोक्सीडेजेस होता है और म्यूरामिनिडेजेस होते हैं। तो लाइसोसोम है बेसिकली ये, और इसमें एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें एसिड हाइड्रोलाइज होता है, माइलोपेरोक्सीडेज होता है और म्यूरामिनिडेज। अब जैसे माइलोपेरोक्सीडेज मैंने बताया, तो ये जो है मतलब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीडाइज कर देगा ये। दूसरा, हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है ये। और म्यूरामिनिडेज, तो म्यूरामिनिक एसिड जो होता है ना, ये बैक्टीरिया में मिलता है, तो इसका भी डिग्रेडेशन करने की कैपेसिटी रखता है ये। अब जो सेकेंडरी इस ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल के, उसमें लेक्टोफेरिन और लाइसोजाइम्स होते हैं। तो लेक्टोफेरिन और लाइसोजाइम्स का ये रोल है कि ये आयरन चिलेटिंग होते हैं, तो आयरन ले लेते हैं। लेक्टोफेरिन क्या करते हैं? आयरन ले लेते हैं। तो ये वहाँ रिलीज़ होते हैं जहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये वहाँ रिलीज़ हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईओसिनोफिल्स के ऊपर। अब आते हैं ईओसिनोफिल्स पे। तो जो ईओसिनोफिल्स होते हैं ये बायलोब्ड होते हैं। पहली बात, इसका परसेंटेज टोटल जो 60-70% हमने ल्यूकोसाइट्स में बताया, तो ये केवल 2 to 5% पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस होते हैं, 2 to 5% ही होते हैं। दूसरी बात, तीसरा ये है कि इनका जो टारगेट होता है ना, वो ऐसा छोटा मोटा एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता, वो एक बड़ा पैरासाइट होता है। तो ये इनका मेन फंक्शन फेगोसाइटोसिस का नहीं होता, ये बड़े टारगेट पैरासाइट्स को कवर करते हैं, ऑप्सनाइजेशन कर देते हैं उसका, और उसमें फिर इसके पास जितने भी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करते हैं। अब इसमें ग्रेन्यूल्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेन्यूल्स जो हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं उसमें मेनली आता है बेसिक प्रोटीन्स, मेजर बेसिक प्रोटीन्स आते हैं। इसके बाद ये ईओसिनोफिल का ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए बायलोब्ड है। तो बेसिक प्रोटीन्स आते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन, और ये रिलीज़ करते हैं हिस्टामिनेज और एराइल सल्फेटेज। तो इस टाइप से ये एक पैरासाइट है। इस पैरासाइट पर IgE और IgG से इसकी बाइंडिंग होती है। ये यहाँ जैसे ये IgE है, तो यहाँ पर ये बेसोफिल बाइंड हो जाता है। इस टाइप से बेसोफिल बाइंड हो जाता है, और बाइंड होकर के ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करता है और पैरासाइट की किलिंग करता है।
अब इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो ये जैसे ही ईओसिनोफिल्स आर आल्सो अट्रैक्ट बाय सर्टेन कीमोटैक्टिक फैक्टर, जैसे टी सेल वगैरह है। तो टी सेल क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, और मास्ट सेल है तो या फिर बेसोफिल है, तो ये क्या करेंगे, कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, और जो ईओसिनोफिल है ये पहुंच जाएगा जहाँ पैरासाइट है। पर पैरासाइट पहले से IgE और IgG से कोटेड होना चाहिए, तभी ये वहाँ जाके बाइंड हो पाएगा, नहीं तो बाइंड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स। अब बेसोफिल्स ब्लड का 0.2% टोटल ल्यूकोसाइट का परसेंटेज है। बेसोफिल केवल 0.2% है टोटल ल्यूकोसाइट का, बहुत कम होता है ये। और ये वायलेट ब्लू कलर्ड, डीप वायलेट ब्लू कलर्ड इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। डीप वायलेट ब्लू कलर्ड इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, जब बेसोफिल टिश्यू में जाता है तो इसको मास्टर सेल कहते हैं, और जब ये ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहता है तो इसको हम बेसोफिल कहते हैं। पर टिश्यू में भी दो टाइप के मास्टर सेल होते हैं। तो जब ये टिश्यू में जाता है, अगर ये म्यूकोसा में गया है तो इसको म्यूकोसल मास्टर सेल कहेंगे, MMC। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में गया है बेसोफिल, तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू मास्टर सेल कहेंगे, यानी कि CTMC। तो म्यूकोजल मास्टर सेल बेसिकली इसका जो प्रोलिफरेशन होता है ये डिपेंड करता है टी सेल के ऊपर, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब इसका मेन फंक्शन ये है कि जब भी बेसोफिल IgE से कनेक्ट करता है, तो ये अगर IgE से कनेक्ट होता है तो बेसोफिल में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हिपेरिन और SRSA और ECFA रिलीज़ करते हैं। बेसोफिल में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हिपेरिन, SRSA यानी कि स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस है ना, मैंने इसका लिख रखा है SRSA यानी कि स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। तो जब भी मास्ट सेल या फिर बेसोफिल IgE से कनेक्ट होता है तो ये डीग्रेनुलेशन इसका हो जाता है। बेसोफिल का डीग्रेनुलेशन होता है तो हिपेरिन निकलता है, जबकि मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है। ये डिफरेंस है, बेसोफिल में हिपेरिन ज़्यादा होता है, मास्ट सेल में हिस्टामिन ज़्यादा होता है। बेसोफिल में हिपेरिन के अलावा SRS यानी स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलोटॉक्सिन और एनाफाइलोटॉक्सिक्स, और जो ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ एनाफाइलोटॉक्सिस होता है, एनाफाइलेक्सिस, और जो मास्ट सेल होता है उससे हिस्टामिन रिलीज होता है। और ये एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन एलर्जी प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन एलर्जी प्रोड्यूस करता है, और अगेंस्ट पैरासाइट। तो पैरासाइट को क्या होगा, एलर्जी होगी, तो एलर्जी होगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। मास्ट सेल जो हिस्टामिन रिलीज करता है उससे हमारे टिश्यूज़ में एलर्जी होती है ना, इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है। लेकिन मास्ट सेल जो डीग्रेनुलेशन करता है, इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो पैरासाइट को किल करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स कहाँ से निकलते हैं? प्लेटलेट्स बेसिकली ब्लड में होते हैं। कहाँ इसका सोर्स क्या है? तो मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मेरो, मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मेरो से बनते हैं। अच्छा, प्लेटलेट सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? ये याद आता है कि कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होते हैं। तो अब इसमें अंदर की बात करें कि इसमें ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि इसकी एफिनिटी IgG से सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ग्रेन्यूल्स बना दिए मैंने और IgG के साथ सबसे ज़्यादा एफिनिटी बता दी है। तीसरी बात यह है कि इसमें MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है, प्लेटलेट में MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है। और चौथी चीज़ ये है कि जैसे ही कोई बाहर से एलर्जन आता है, एंटीजन आता है, तो ये जो एंडोथेलियम की परमेबिलिटी है, ब्लड वेसल के अंदर की परमेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है इसके कारण। और दूसरा ये है कि ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। और अगला ये है कि ये ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है ना। तो इतने फंक्शंस हैं प्लेटलेट्स के, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोकाइंस। तो अभी तक हमने सारी सेल्स पढ़ ली, सेल्स पढ़ के काम ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं साइटोकाइंस। तो अभी शॉर्ट समराइजिंग में बता देता हूँ कि अभी हमने सेल्स जो पढ़ी हैं, कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। देर इज़ वन सेल्स बिलोंग्स फ्रॉम लिम्फॉइड चैनल एंड देर इज़ वन सेल्स विच आर बिलोंग्स फ्रॉम माइलॉइड चैनल। तो लिम्फॉइड चैनल में हमने क्या पढ़ा? हमने लिम्फॉइड चैनल में पढ़ा सबसे पहले लिम्फॉइड चैनल में बी सेल होता है, ओके, टी सेल होता है एंड बी सेल होता है। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद तो बी सेल और टी सेल दोनों पढ़ने के बाद तीसरी जो होती है वो नेचुरल किलर सेल्स पढ़ी। नेचुरल किलर सेल्स के बाद हम आए माइलॉइड चैनल। तो माइलॉइड चैनल में हमने पढ़ा मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स, जिसका केवल सिंगल टाइप का न्यूक्लियस होता है, जैसे मोनोसाइट्स वगैरह, उससे बनते हैं मैक्रोफेज, वो पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा जो ये जैसे 20 16 17 1 सेकेंड, इसके बाद हमने पढ़ा 14 15 16 17 है ना। इसके बाद हमने इसी में एपीसी भी पढ़ा। तो जो मोनोसाइट्स होते हैं वो मैक्रोफेज बनाते हैं, तो हमने मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल वगैरह ये सब पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स। तो इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसोफिल में मास्टर सेल भी आ गया। इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस बेसिकली बहुत क्लियर रखना है माइंड में कि साइटोकाइंस भी हार्मोन्स होते हैं, पहली बात। पर वो हार्मोन्स एग्जैक्ट हार्मोन नहीं होते, वो होते हैं हार्मोन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होते हैं ये साइटोकाइंस? हार्मोन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं। मतलब ये 8 to 25 किलो डाल्टन के ही होते हैं, ये सिंगल चेन के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल इसका हम साइटोकाइंस को हम केवल इम्यूनोलॉजी है इसलिए पढ़ रहे हैं। साइटोकाइंस बेसिकली एक सेल से दूसरी सेल को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बाय केमिकल मीडिएटर। तो साइटोकाइंस बेसिकली केमिकल मीडिएटर है फॉर वन सेल टू अनदर सेल। अब ये सिग्नल प्रोवाइड कैसे होता है? एक सेल से दूसरी सेल, देखो ऐसा होता है कि साइटोकाइंस जनरली एक सेल से दूसरी सेल को सिग्नल देते हैं, उसके बाद में एक सेल से खुद को ही सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग भी होती है, पैराक्राइन सिग्नलिंग भी होती है। तो ये साइटोकाइंस में मिलता है। अब साइटोकाइंस की ये प्रॉपर्टी है कि ये सेल ग्रोथ में काम करते हैं, सेल एक्टिवेशन, सेल को एक्टिवेट करने में, इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए काम करते हैं, टिश्यू रिपेयर के लिए काम करते हैं, है ना। फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस करने के लिए काम करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कुछ करना हो, कीमोटेक्सिस के लिए काम करते हैं। तो ये रोल है साइटोकाइंस का। और साइटोकाइंस अगर मोनोसाइट्स से निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, तो मोनोकाइंस कहते हैं इसको। लिम्फोसाइट से रिलीज़ हो रहे हैं तो लिम्फोकाइंस कहते हैं। ठीक है, और जब भी कहीं इंजरी होती है या कहीं इनका स्टिमुलेशन करवाना होता है, तो ये मोनोकाइंस और लिम्फोकाइंस से इंजरी के टाइम पे या फिर कोई एंटीजन के आने पर रिलीज़ होते हैं। तो बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं, लेकिन उसको एमिनो एसिड के सीक्वेंसिंग के बेसिस पर ग्रुपिंग करा गया है। ठीक है, साइटोकाइंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन उनको एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पर ग्रुपिंग करा गया है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हो गया इंटरफेरॉन, दूसरा इंटरल्यूकिन, तीसरा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, चौथा हो गया कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और पांचवा हो गया माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर। तो ये 5 टाइप के साइटोकाइंस होते हैं। कभी भी पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो सीधा ये लिखना है कि साइटोकाइंस आर हार्मोन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर सिंगल चेन्ड एंड अबाउट 8 to 25 किलो डाल्टन इन मॉलिकुलर वेट। और ये दे आर द केमिकल मीडिएटर्स एंड एक्ट एज ए सिग्नल बिटवीन सेल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप। तो किसी भी टाइप की सेल होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप, किसी भी टाइप की सेल होगी, उसको ये सिग्नलिंग देने का काम करते हैं बाहर से। फिर अंदर की जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है वो पाथवे बिल्कुल अलग है, उसको हम बाद में कभी पढ़ेंगे।
तो 5 टाइप के होते हैं इंटरफेरॉन, ये याद रखना है या रट लेना है। इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, देन कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर। इसमें जो इंटरफेरॉन होते हैं ये होता है 5 टाइप का, 1 2 3 4 5 टाइप का होता है इंटरफेरॉन। इसको देखते ही ये क्या याद आता है, वायरस। तो वायरस के वायरस की जो वायरस के रिप्लिकेशन को अरेस्ट करते हैं ये, ओके, या वायरल एंटीजेनिसिटी को रोकते हैं ये। तो इसका 5 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा और टाउ, है ना। अल्फ़ा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, ये रट लेना है क्योंकि इंटरफेरॉन आती है आपको माइंड में वायरस आना चाहिए कि वायरस की ग्रोथ को अरेस्ट करता है, वायरस को अरेस्ट करता है। और ये 5 टाइप का होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा और टाउ। अल्फ़ा जो होता है वो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और मैक्रोफेज से रिलीज़ होता है। बीटा फाइब्रोब्लास्ट से रिलीज़ होता है। गामा टी सेल से रिलीज़ होता है। ओमेगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज़ होता है। और टाउ जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज़ होता है। जो अल्फ़ा और बीटा है वो कैंसर कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए कैंसर कंट्रोल थेरेपी में अल्फ़ा बीटा इंटरफेरॉन दिया जाता है। और जो गामा है वो टी सेल से रिलीज़ हो रहा है और ये ऑटो इम्यूनिटी में इसका रोल होता है, ये ऑटो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ऑटो इम्यूनिटी के बारे में इसमें हम थोड़ा सा बाद में आगे पढ़ेंगे। अब इसमें इंटरफेरॉन में अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा और टाउ, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इंटरफेरॉन सबसे पहले एंटीवायरल एजेंट है ये, और 1957 में इसको डिस्कवर कर लिया गया, ठीक है। अब तो बस मोटा मोटा याद रखना है कि जो अल्फ़ा है इंटरफेरॉन वो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और मैक्रोफेज से निकलता है। बीटा जो है फाइब्रोब्लास्ट से निकलता है। और अल्फ़ा और बीटा दोनों का यूज़ जो होता है वो रीनल सेल कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में भी होता है और कंट्रोल ऑफ कैंसर में भी यूज़ करते हैं। गामा जो है वो अभी मैंने आपको बताया था केवल टी सेल से, जबकि टी सेल के अलावा मैक्रोफेज और एनके सेल से भी निकलता है। और गामा सेल जो है न केवल ऑटो इम्यूनिटी देता है, बल्कि गामा सेल जो होती है, गामा इंटरफेरॉन जो होता है वो एपीसी को एक्टिवेट करता है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करता है एंड रेगुलेट करता है द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एंडोथेलियल सेल एंड थाइमोसाइट्स। तो इनका रेगुलेशन भी करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ओमेगा की, तो ओमेगा भी जो है वायरल ग्रोथ को रोकता है। टाउ भी जो होता है वो वायरल ग्रोथ को रोकता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इंटरल्यूकिन्स की। तो जो इंटरल्यूकिन, अभी हम जैसे इंटरफेरॉन पढ़ रहे थे 5 टाइप का होता है, अभी इंटरल्यूकिन जो होता है वो 18 टाइप का होता है। तो हर एक इंटरल्यूकिन को रटना तो पॉसिबल नहीं है, पर हम कुछ स्पेशल फंक्शन जो होते हैं अलग अलग इंटरल्यूकिन्स के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई पूछे भाई इंटरल्यूकिन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, तो आपको बताना है इंटरल्यूकिन ल्यूकोसाइट से रिलीज़ होते हैं। इंटरल्यूकिन कहाँ एक्ट करते हैं, तो इंटरल्यूकिन्स ल्यूकोसाइट के ऊपर ही एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि इंटरल्यूकिन और कहाँ एक्ट करते हैं, तो ल्यूकोसाइट में हमें पता है टी सेल, बी सेल तो आई गई है, पर इसके अलावा ये फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियम के ऊपर एक्ट करते हैं। एंडोथेलियम ब्लड सेल की वॉल है, जो ब्लड कैपिलरी है उसकी वॉल होती है एंडोथेलियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है वहाँ पे इसका, क्योंकि इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस का एक पार्ट है, साइटोकाइन है, और सेल सिग्नलिंग एंडोथेलियम के वहाँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का डैमेज हो, कुछ हो, तो एंडोथेलियम से फटाफट एंटीजन के लिए जो सेल्स हैं वो माइग्रेट कर सकें। और फाइब्रोब्लास्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 पे। तो इसमें कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं, वो याद रख लें कि इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 8 ये दोनों इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। पायरोजेनिक एक्टिविटी होती है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 की, मतलब जैसे ही ये रिलीज़ होंगे फीवर आ जाएगा। तो 1-6 पायरोजन, 1-8 इन्फ्लेमेशन। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सारे जो हैं एक दूसरे के फेवर में ही काम करते हैं, कुछ
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है तो किसी का कुछ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। तो जो इंटरल्यूकिन 4 होता है, ये याद रखना 4, जो इंटरल्यूकिन 4 होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है इंटरल्यूकिन 1, 6 और T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। याद रखना है, इनहिबिट करता है इसको। इंटरल्यूकिन 4 के रिलीज़ होते ही, जैसे ही 4 रिलीज़ हुआ वैसे ही इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा इनहिबिट हो जाएंगे। यानी कि इंटरल्यूकिन 4 जो होता है एंटीपायरोजेनिक हो गया। इंटरल्यूकिन 4 क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है पायरोजेनिक है, तो इंटरल्यूकिन 4 एंटीपायरोजेनिक हो गया। ओके, इसके बाद में और इम्पोर्टेंट हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरल्यूकिन 9 नहीं मिलता, मतलब पूरे सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर है 18 टाइप का, उसमें 9 नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो इंटरल्यूकिन 12 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट प्लेज सेंट्रल रोल इन लिंकिंग द इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अगर कोई आपसे कहे कि इन्नेट और एडेप्टिव को जोड़ने वाला जो लिंक है वो कौन सा इंटरल्यूकिन है जो इन दोनों को जोड़ता है, तो आप कहेंगे इंटरल्यूकिन 12। इसके बाद इंटरल्यूकिन 14 के बारे में पूछें तो आपको लिखना है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। इंटरल्यूकिन 14 बी सेल प्रोलिफरेशन एंड इनहिबिट्स इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेशन। इंटरल्यूकिन 14 जो होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। इसके बाद में आपसे कोई पूछे कि भाई कीमोटैक्टिक एजेंट कौन से हैं, तो 8 दूनी 16, यानी कि कीमोटैक्टिक एजेंट जो है 8 भी है और कीमोटैक्टिक एजेंट जो है 16 भी है। ओके, तो कीमोटैक्टिक एजेंट कौन कौन से हैं, तो 8 भी है 16 भी है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। इंटरल्यूकिन 18 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 2 को बढ़ाता है। इंटरल्यूकिन 18 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 2 को बढ़ाता है। तो आई थिंक इतना भी याद हम अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। इनहिबिटर ज़रूर ओटी में आता है ये हमेशा, कि ये पूछा जाता है कि यहाँ कहीं लिखा होगा, देखो, इंटरल्यूकिन 4 एक्ट एज ए ग्रोथ एंड एक्टिवेटिंग फैक्टर। इट इंड्यूसेस MSC क्लास सेकेंड एक्सप्रेशन with macrophages and inhibit cytokines interleukin 1 and interleukin 6 and T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। इंटरल्यूकिन 4 इनहिबिट करता है इंटरल्यूकिन 1, 6 और T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को। इंटरल्यूकिन 6 और 11 एक्यूट फेस प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक्यूट फेस प्रोटीन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और जैसे ही इंटरल्यूकिन 6 और 11 रिलीज़ होते हैं एक्यूट फेस प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये कभी भी एक्यूट फेस प्रोटीन कंसंट्रेशन चेक करना है तो इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 11 के कारण ही होता है। ओके, अभी मैंने बताया था कि इंटरल्यूकिन 18 जो होता है वो केवल इंटरल्यूकिन 2 को बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। वो इंटरल्यूकिन 2 के साथ में गामा इंटरफेरॉन और GM-CSF की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो इधर ये 18 वाला जो है ये इन्हांस कर रहा है एक्टिविटी को, और उधर जो इंटरल्यूकिन 4 है, ये इंटरल्यूकिन 4 है वो इनहिबिट कर रहा है इंटरल्यूकिन 1 को, 6 को, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को। नेक्स्ट है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इसको साइटोटॉक्सिन भी कहते हैं। अब देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्यूमर की नेक्रोसिस करेगा, यानी कि जहाँ जहाँ ट्यूमर होगा वहाँ इसका सिक्रेशन होगा। तो कैसे सिक्रेशन होगा कि जहाँ पर भी ट्यूमर होगा वहाँ पर मैक्रोफेज चले जाएंगे और टी सेल्स चले जाएंगे। ठीक है, अब मैक्रोफेज और टी सेल दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्यूमर को मारना छोटा मोटा काम नहीं है। इसको रिलीज़ करेगा कौन, मैक्रोफेज और टी सेल। जब तक ये दोनों रिलीज़ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब ये दोनों को अलग अलग कर दिया है। अल्फ़ा जो रिलीज़ होता है मैक्रोफेज से, टी सेल और बी सेल से रिलीज़ होता है। ओके, और बीटा है
ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा ये रिलीज होता है टी सेल से। तो फिर से दो बाइफर्केशन हो गए। मैंने अभी बताया कि भाई मैक्रोफेज और टी सेल से रिलीज होता है, तो याद रखना है मैक्रोफेज टी सेल और बी सेल से रिलीज हो रहा है अल्फा, और टी सेल से रिलीज हो रहा है बीटा। अब ये रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, अच्छा अल्फा जो है और भी है, ये फाइब्रोब्लास्ट से भी रिलीज होता है। अभी करते क्या हैं, एक्टिवेट करेंगे और मैक्रोफेज को। अल्फा खुद को ही एक्टिवेट कर रहा है, अल्फा खुद से रिलीज हो रहा है, अल्फा जो है मैक्रोफेज से रिलीज हो रहा है और मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है। जबकि बीटा, बीटा जो है टी सेल्स से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो मैक्रोफेज को, टी सेल को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, कि ये याद रखना है क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल ही बाद में किलिंग करेगी ना, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को, न्यूट्रोफिल को, मैक्रोफेज को और बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर दो टाइप के होते हैं, ये डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट करते हैं फॉर द ट्यूमर, और इसका ट्यूमर्स का एपोप्टोसिस करते हैं। ये जो होता है मैक्रोफेज से और टी सेल्स से रिलीज होते हैं। स्पेशली अल्फा जो होता है वो मैक्रोफेज से, टी और बी सेल से और फाइब्रोब्लास्ट से, जबकि बीटा जो है वो टी सेल से रिलीज होते हैं। अल्फा जो होता है वो मैक्रोफेज पे ही काम करता है, और बीटा सेल जो होता है वो दूसरी सेल जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज और बी सेल पे काम करता है। तो ये मैक्रोफेज से रिलीज हो रहा है, मैक्रोफेज पे काम कर रहा है, ये टी सेल से रिलीज हो रहा है, टी सेल पे काम कर रहा है, पर हेल्पर सेल से रिलीज हो रहा है और साइटोटॉक्सिक सेल पे काम कर रहा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से हमको याद रखना है कि व्हाट इज़ TNF। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर तीन टाइप के होते हैं। पहला मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और तीसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी GMCSF। अब देखो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को भी याद रखना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाम क्या है। देखो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी कि मैक्रोफेज के प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगा, मैक्रोफेज की कॉलोनी बनाएगा। ओके। दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी कि ग्रेन्युलोसाइट की कॉलोनी को बढ़ाएगा। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, और उसके बाद इओसिनोफिल है, तो इसकी कॉलोनी को बढ़ाएगा, मतलब इसका प्रोलिफरेशन करेगा। फिर आता है ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये जो है ग्रेन्युलोसाइट, जैसे कि अभी हमने बताया न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, और साथ में मोनोसाइट यानी मोनोसाइट के प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो यहाँ पर M, तो MC यानी कि आप समझ लो कि मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेट, यहाँ GC यानी ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब इसमें यहाँ आ गया GM, तो यहाँ G ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज नहीं है, ये याद रखना। यहाँ M फॉर मोनोसाइट है, उधर ऊपर M फॉर मैक्रोफेज था, नीचे M फॉर मोनोसाइट है। और अब ये तीनों जो हैं, ये तो समझ में आ गया कि प्रोलिफरेशन कर रहे हैं अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग जिसका, पर यह है कि रिलीज कहाँ से हो रहे हैं। तो तीनों में कॉमन चीज़ है कि भाई तीनों ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियम तो होती है, तो एंडोथेलियम से एंडोथेलियम से एंडोथेलियम से, तीनों एंडोथेलियम से रिलीज हो रहे हैं। दूसरा फाइब्रोब्लास्ट से ये भी रिलीज हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट से ये भी रिलीज हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट से ये भी रिलीज हो रहा है। तो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो ये तो समझ के लिखिए ना कि भाई ग्रेन्युलोसाइट जो एंडोथेलियम और फाइब्रोब्लास्ट से तीनों रिलीज हो रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और अपन ऐड करते हैं, मैक्रोफेज बढ़ाना है तो मोनोसाइट से रिलीज होगा। ठीक है भाई, मोनोसाइट चाहेगा ना कि मैक्रोफेज बने, क्योंकि मोनोसाइट से अल्टीमेटली मैक्रोफेज बनता है, तो मोनोसाइट से रिलीज होगा। और इसमें आ जाए अपन ग्रेन्युलोसाइट, तो ग्रेन्युलोसाइट बेसिकली मैक्रोफेज चाहेगा कि मैं अकेला काम नहीं करूं, दूसरे भी काम करें मेरे साथ में, तो ये भी रिलीज़ करेगा। एंडोथेलियम और फाइब्रोब्लास्ट तो है ही। इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट, तो अब मोनोसाइट को खुद को भी तो कॉलोनी बनानी है अपनी, तो टी लिम्फोसाइट सोचेगा कि भाई मोनोसाइट तो है नहीं है, चलो पहले मैं स्टिमुलेट कर दूँ GMCSF। तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट, फिर मैक्रोफेज। मैक्रोफेज खुद भी चाहेगा कि भाई जैसे मान लो कोई तो टीचर पढ़ाए मुझे, तो मैक्रोफेज कहेगा कि भाई मोनोसाइट तो आए तब तो मैं बनूंगा, तो टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ये दोनों भी जो होते हैं एंडोथेलियल और फाइब्रोब्लास्ट के अलावा GMCSF रिलीज़ करते हैं, और इन सब का काम खुद के ही कॉलोनी का स्टिमुलेशन करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेम। इसके अलावा GMCSF पे आते हैं, तो ये फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और ADCC बाय न्यूट्रोफिल्स के लिए, मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ आपको और याद करना है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही याद रह जाए। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर। तो माइग्रेशन यानी कि भाग जाना, तो भागने के लिए को रोकने के लिए इनहिबिट करना पड़ता है। तो मान लो हमारे टीचर हैं, फॉर एग्जांपल आधे बच्चे जा रहे हैं, आधे बच्चे आ रहे हैं, क्लास चल रही है, लास्ट में टीचर कहती है मैं उनकी अटेंडेंस लूँगी, कोई नहीं जाएगा। ओके, ऐसे ही टी सेल जो होता है, टी सेल अटेंडेंस लेता है कि भाई अब कोई मैक्रोफेज यहाँ से नहीं हिलेगा, यहाँ एंटीजन आ गया है। तो माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर जो होता है टी सेल से रिलीज होता है और मैक्रोफेज को वो अलर्ट कर देता है कि भाई अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो सारे के सारे मैक्रोफेज का माइग्रेशन इनहिबिट हो जाता है। जहाँ मैक्रोफेज होते हैं इंजरी साइट पर, वहीं पर रहते हैं, तो आपको साइट पे ही खड़े रहना पड़ता है वहाँ। ये होता है माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर। अब ओवरऑल हम मैकेनिज्म पे आते हैं कि साइटोकाइंस का मैकेनिज्म क्या है, आखिर काम कैसे करता है, वो भी इतने कम डोज में। कितना कम डोज होता है? साइटोकाइंस का डोज होता है 10⁻⁻12 ग्राम पर ml। इतने कम डोज पर भी साइटोकाइंस इफेक्टिवली वर्क करता है। 10⁻12 ग्राम पर ml के डोज पर भी जो है साइटोकाइन काम करता है। तो आखिर करता कैसे है? सो नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि आखिर साइटोकाइंस का एक्शन कैसे होता है, कैसे काम करते हैं। तो वेरी लो डोज पर 10⁻12 ग्राम पर ml पर भी ये काम करते हैं। अब काम कैसे करते हैं? पहला, साइटोकाइंस जो हैं वेरियस सेल्स पर काम करते हैं, एक सेल पर काम नहीं करते, नंबर ऑफ सेल्स पे काम करते हैं, या तो स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं काम को। दूसरा, साइटोकाइंस जब भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, ये अदर सेल से बाइंडिंग इसकी होती है। तो अदर सेल क्या हो गई? टारगेट सेल। जैसे ही टारगेट सेल से बाइंड करते हैं तो उस टारगेट सेल में साइटोकाइन के रिसेप्टर का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। तो द साइटोकाइंस स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर इन द टारगेट सेल। तो जैसे टारगेट सेल से स्टिमुलेशन होगा, उधर साइटोकाइन रिसेप्टर बनेंगे, उसके बाद टारगेट सेल फिर से साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगी, वो दूसरे टारगेट सेल पे वर्क करेगी। तो ऐसे करके ये काम करता है। तीसरा, जो साइटोकाइंस होते हैं उसका एक्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किस सेल पर एक्ट कर रहा है, वो नॉन स्पेसिफिकली रिलीज़ होता है और उससे मल्टीपल टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड होते हैं। तो जब भी ऐसा तब होता है जनरली जब कोई एंटीजन आता है, तो एंटीजन आने से एक सेल एक्टिवेट हुई, एक सेल ने बहुत सारी सेल को एक्टिवेट किया होता है। इसके बाद चौथा, जब साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं तो इसके दो टाइप के एक्शन होते हैं। तो पहला होता है सिनर्जिस्टिक एक्शन, दूसरा एंटागोनिस्टिक एक्शन। पर साइटोकाइंस कभी भी सिंगल रिलीज नहीं होते, मल्टीपल टाइप ऑफ साइटोकाइंस, मिक्सचर ऑफ साइटोकाइंस कैन बी एक्सर्टेड इट्स इफेक्ट। तो मिक्सचर ऑफ साइटोकाइन रिलीज होता है, इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी होता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मैंने भी आपको बता दिया, जब वो टारगेट सेल के ऊपर साइटोकाइन जाता है तो उसके जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाता है और वहाँ से साइटोकाइन के रिसेप्टर क्रिएट होते हैं। अब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है कि जब साइटोकाइन किसी टारगेट सेल पे अटैक करता है तो टारगेट सेल के जो साइटोकाइन रिसेप्टर हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। ओके, और ऐसे करके उसमें से जो साइटोकाइन रिलीज होने का काम होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये अब सिनर्जिस्टिक में हमने भी देखा क्या था। सिनर्जिस्टिक में जैसे इंटरल्यूकिन ये रहा, जो इंटरल्यूकिन 18 होता है वो 18 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 2 को, GM-CSF को और गामा इंटरफेरॉन को बढ़ाता है। वहीं जो इंटरल्यूकिन 4 होता है वो क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1 को, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा के प्रोडक्शन को घटा देता है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद में ये देखा गया है कि साइटोकाइन बेसिकली कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन करके थेरेपी में भी काम आते हैं, क्योंकि साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स होता है सेल का साइटोकाइंस का। तो साइटोकाइंस क्या करते हैं, कुछ कुछ सेल को डैमेज करते हैं। तो जो ट्यूमर वगैरह बनते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड के ट्यूमर बनते हैं, वहाँ पर साइटोकाइन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो साइटोकाइंस होते हैं
वो बहुत जल्दी रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब ऐसे में साइटोकाइन थेरेपी कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए साइटोकाइन थेरेपी हो पाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ये थेरेपी में इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो द साइटोकाइंस आर वेरी क्रिटिकली टू एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइटोकाइन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शस डिसीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ये नेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद साइटोकाइंस का एक एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है इट्ज़वार्ड्समान रिएक्शन। इट्ज़वार्ड्समान रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले रैबिट में एक इंजेक्शन लगाते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद 24 आवर इंटरवल के बाद दूसरा इंजेक्शन फिर लगाते हैं। तो पहले इंजेक्शन में क्या होता है, इम्यूनिटी आती है, तो वो होती है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। फिर उसमें मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कारण जो सेकेंड डोज रहता है रेबिट में, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, बहुत सारा इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ होता है, बहुत सारा T1 नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज़ होता है, और ये करता है हीमोरेजिक नेक्रोसिस एट द साइट। तो जिस साइट पर आपने इंजेक्शन लगाया है रेबिट्स में, हीमोरेजिक नेक्रोसिस हो जाती है उस साइट पर। तो इस हीमोरेजिक नेक्रोसिस को हम इट्ज़वार्ड्समान रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। इसके बाद में जो साइटोकाइंस होते हैं, जब भी हम इसको थेरेपी के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनने का रिस्क रहता है। जब ज़्यादा साइटोकाइंस एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं तो शॉक होने की संभावना होती है, हीमोरेजिक नेक्रोसिस होती है। तो इस हीमोरेजिक नेक्रोसिस को हम इससे समझ सकते हैं इट्ज़वार्ड्समान रिएक्शन से। इसके अलावा शॉक सिंड्रोम अकर व्हेन certain bacterial product like LPS are released during septicemic stage. It leads to fever, circulatory collapse, diffuse intravascular coagulation and hemorrhagic necrosis. तो ये हेमोरेजिक नेक्रोसिस होती क्यों है? बेसिकली होती है LPS के कारण। और LPS क्या है? एक एंटीजन है। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन बार बार जो है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, और इसमें जो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है वो रिलीज़ होते रहते हैं। तो इट्ज़वार्ड्समान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो हमारा साइटोकाइन थेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो दिस इज़ द अल्टीमेटली द मेन मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइंस, एंड आई होप आई completed this chapter, and I hope that the whole lecture is to be very helpful, very beneficial for you. Thanks for watching this video. Thanks. Now the next topic I will cover is the immunodeficiency. So I am preparing a whole immunopathology video, so I will not close this video at all. The second topic is the immunodeficiency.